नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 332वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पार दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो। सोनाली, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक आज ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि काफी गंभीर है। पॉल्यूशन अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी कम होता हुआ कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली एक शहर जो कभी अपनी नीली हवा, खुले आसमान और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन आज हर तरफ बस धुंध है, धुआं है और एक अदृश्य खतरा, प्रदूषण। शहर के अलग अलग इलाकों में हवा की स्थिति बेहद चिंताजनक है। दिल्ली में ग्राफ 3 हटने के बाद भी पॉल्यूशन में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा। आज कई इलाकों में AQI 450 के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, खतरनाक रूप धारण कर रहा है, जिससे लोगों को अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं और लोगों को मॉर्निंग वॉक जैसी रूटीन भी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि फिलहाल AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। और लगातार प्रशासन की तरफ से भी लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और जब जरूरत पड़े तभी वो अपने घर से बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने भी मॉर्निंग वॉक बंद कर दी है। उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान खुद ही इस बात की जानकारी दी। अब सोनाली सोच सकते हैं कि कितना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अब साफ तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी इस बात को लेकर जिक्र किया कि प्रदूषण काफी बढ़ रहा है, जिस वजह से वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे। हम आपसे भी अपील करेंगे, आप सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज या फिर बाहर योगा करने से बचें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर में ही आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर एक AQI कितना बना हुआ है, कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। बात मुंडका की जाए तो 437, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। रोहिणी की बात की जाए तो 434, नेहरू नगर में 426, जहांगीरपुरी में 420 और अशोक विहार में 418 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो आज फिर से AQI 400 पार पहुंचता हुआ नजर आया। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली वासी अब एक ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनको कब इस पॉल्यूशन से राहत मिलेगी। वहीं RK-पुरम की बात की जाए तो 418, वजीरपुर में 416, बवाना में 415, आनंद विहार में 414, विवेक विहार में 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। यानी कि लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कहां पर कितना AQI है। द्वारका में 408 है, नरेला की बात करें तो 407 है। वहीं ओखला फेज 2 की बात करें तो यहाँ भी AQI 407 है। पटपड़गंज में भी AQI 407 है। वहीं चांदनी चौक में 406 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है। बुराड़ी की बात करें तो AQI यहाँ पर 402 है। आईटो की बात करें तो 398 है। वहीं CRR मथुरा रोड की बात करें तो 386 है। नजफगढ़ की बात करें तो 361 है। सोनिया विहार में AQI का स्तर जो है वो 360 है। यानी कि प्रिया, दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है, तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। द्वारका में 408 है, नरेला में 407 है। ओखला फेज 2 की बात करें तो यहाँ भी 407 है। पटपड़गंज में भी 407 है। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ भी AQI 406 दर्ज किया गया है।
जो कि काफी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अब कब तक राहत मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, पर उनका धरातल पर कितना असर देखने को मिल रहा है, सवाल तो यहाँ पर यही खड़े हो जाते हैं। अब बात हम क्लाउड सीडिंग की करें तो वो भी कहा गया था, पर आर्टिफिशियल रेन देखने को नहीं मिली थी। पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है। बात हम जो सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग चेंज में देखने को मिला था, या फिर 50-50% जो है अब ऑफिस जाएंगे, उसको लेकर कदम उठाए गए थे। हालांकि अब उन सभी को हटा दिया गया है, क्योंकि ग्राफ 3 हटा दिया गया है, तो अब सभी चीजें पहले की तरह चल रही है। पर सवाल यही है, सोनाली की कदम उठाए जा रहे हैं, उनका धरातल पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली का कोई भी कोना अब सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, क्योंकि ये चेतावनी है। ये बताती है कि हम क्या सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़ों में क्या जा रहा है, और आने वाले समय में हमारी और हमारे बच्चों की सेहत पर इसका क्या असर होगा। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम बचाव आखिर कैसे करें, कैसे खुद को बचाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल यही है कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसी के साथ अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसी के साथ अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि आप पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर कार पूलिंग करें, और साथ ही साथ मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब आपको सुनाएंगे कि जनता की आखिर क्या राय है, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अब आपको सुनाते हैं जनता क्या कह रही है, सुनिए जरा। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आइस से टपकने लगता है पानी जब चलते हैं तो, और बाकी सबसे बड़ी समस्या तो सांस की है। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। भाई मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा, जो पोल्यूशन पे रोक लगा रहे हैं, इन्होंने व्हीकल वगैरह भी बंद कर दिए, लेकिन एक काम अभी नहीं किया है, जो कि जो छोटी कॉलोनियाँ वगैरह हैं उसके अंदर पोल्यूशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। वहाँ लोग कूड़ा जला रहे हैं, वहाँ लोग जैसे मर्जी घूम रहे हैं, जो मर्जी काम कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है कोई भी। तो उन पे ज़्यादा सख्ती रखी जाए। और जो कुछ एक ये जो मेट्रो के पास हमारे है, उधर क्या होता है, वो लगाते हैं क्या नाम है, गन्ने वाले जूस की दुकान, उसका पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, डीजल इंजन चलाते हैं वो, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है उसका, उस पर कोई रोक नहीं लगाता। वैसे दिल्ली सारी गाड़ी बंद कर रखी है इन्होंने। बढ़ते पॉल्यूशन के लेके मैं यही बोलूँगा, क्योंकि बहुत पिछले कुछ सालों से, नॉट इवन 1 or 2 ईयर, फ्रॉम लास्ट 5 ईयर से मैं यही सुन रहा हूँ कि हम पॉल्यूशन पे काम करेंगे और पॉल्यूशन आपका रिमूव करेंगे दिल्ली से, लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। इवन अगर आप आज भी देखिए तो आपका AQI बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में इशू आता है, सर्दी जुकाम लगता है। जैसे किसी भी मौसम में, जैसे ही मौसम चेंज होता है उसी टाइम पे आपको सर्दी जुकाम लग जाता है, या फिर फीवर, वायरल फीवर होता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आपका कि आपका पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए दिल्ली में खास तौर से। बहुत बुरा हाल है यहाँ। 2 साल से हम रोज आ रहे हैं। पिछली बार भी बहुत बुरा हाल था, इस बार भी बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत गंदा खांसी हो रही है, उल्टा तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। तबीयत खराब हो रही है, सांस चढ़ रहे, देखो आप, कोई पहले था ही नहीं, वहां से सामने से आ रहे हैं, इतनी खांसी हो रही है, बलगम वगैरह, बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भाई सरकार बिल्कुल शांत बैठी है पॉल्यूशन के उसमें, कंस्ट्रक्शन बराबर चल रही है, पॉल्यूशन पे कोई ध्यान नहीं है, खाली राजनीति कर रहे जा रहे हैं। आम जनता के साथ क्या सांस लेने में दुश्वार हो रहा है, चेम्बर बना दिया है, घुटन कितनी हो रही है, दिल्ली रहने लायक नहीं छोड़ी है। पॉल्यूशन पे किसी सरकार का ध्यान नहीं है। पब्लिक तो यही है, थोड़ा अपना साफ सफाई, रेत वेत, कूड़ा करकट थोड़ा अपने स्वयं से ही कुछ कर सकते हैं, सरकार के बस की कुछ भी नहीं है। अब करो, पौधे लगाओ, यही कर सकती है जनता अपने लिए ही, लेकिन सरकार की कोई नींद इसमें सोए बैठी है। राजधानी दिल्ली के सभी निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए दाखिला शेड्यूल जारी हो गया है। ओपन सीट्स, EWS और साथ ही DG, CWSN को छोड़कर एडमिशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और 27 दिसंबर को आवेदन फॉर्म भरने का अंतिम दिन बताया जा रहा है। तो 23 जनवरी को पहली चयन सूची जारी की जाएगी। 19 मार्च को दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अधिकतर निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य के मुताबिक हर बार की तरह स्कूल इस बार भी 1 से
5 किलोमीटर की दूरी के मापदंड को प्राथमिकता रखेंगे। और जिस तरीके से अभी जानकारी सामने आई है तो आप भी जल्द से जल्द इन फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि सभी पेरेंट्स को इंतजार होता है कि कब ईडब्ल्यूएस के फॉर्म निकले और वो कब अपने बच्चों का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली भी कहते हैं ना कि वो फीस देने के कैपेबल नहीं होते हैं देने में, तो इस वजह से वो इन फॉर्मों का इंतजार करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कम खर्चे में उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर लेते हैं। तो अब ये अच्छी खबर है आप सभी के लिए। राजधानी दिल्ली के सभी निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए दाखिला शेड्यूल जारी हो चुका है। तो ध्यान रखिए, इन तारीखों का भी ऐलान कर लीजिए। जो तारीख हम आपको बता रहे हैं, जो ये प्रक्रिया है वह 4 दिसंबर से शुरू होगी और 27 दिसंबर को आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बताई जा रही है, अंतिम दिन रहेगा। तो इन तारीखों को सेट कर लीजिए, लिख लीजिए और ध्यान रखिए, तो इन तारीखों पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। देखिए 23 जनवरी को पहली चयन सूची जारी की जाएगी, वहीं 19 मार्च को दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो अधिकतर निजी स्कूलों की प्रधानाचार्य के मुताबिक हर बार की तरह स्कूल इस बार भी 1 से 5 किलोमीटर की दूरी के मापदंड की प्राथमिकता में रखेंगे। तो डेट्स आ गए हैं, डेट का ख्याल रखिए और ट्राई कीजिए कि समय पर आप इन फॉर्म्स को भर दें और दाखिला ले लें। सुनाल, देखिए कि अच्छी खबर सामने आई है। हालांकि हर साल इस तरीके से फॉर्म निकलते हैं, पर कहते हैं ना एक लक की चीजें भी होती है, सबका लक काम नहीं आता। यहाँ पे फॉर्म तो हजारों लाखों बच्चे भरते हैं, पर ये तो ना कि लक की बात हो जाती है और सभी को इंतजार होता है कि भाई ईडब्ल्यूएस के माध्यम से या सीडब्ल्यूएसएन के माध्यम से उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में स्टडी करे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। तो सभी को इन फॉर्म्स का इंतजार होता है और ये फॉर्म सब निकल चुके हैं। तारीखों हमने आपको बता दिया है कि किन तारीख से आपको ये फॉर्म भरने हैं और कौन सी अंतिम तिथि रहने वाली है। अपडेट सामने आ गया है, फिलहाल जानकारी सामने आई है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बताते हैं कि दिल्ली में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित 53 किलोमीटर लंबी यमुना साइकिल ट्रैक परियोजना को नई गति मिल गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में इसे लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वजीराबाद यमुना पुल से लेकर NH-24 और आगे कालिंदी कुंज बायोडायवर्सिटी पार्क तक विकसित होने वाला ये ट्रैक यमुना के दोनों किनारों को जोड़ते हुए कई स्थानों पर नदी को पार भी करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में कहा कि साइकिल ट्रैक परियोजना सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बिल्कुल सोनाली, आपने सही कहा कि नागरिक सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में एक ये ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इससे सुविधाएं बढ़ेगी, जनता को आसानी होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और ट्रैफिक दबाव घटेगा और लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा भी मिलेगा। तो सीएम ने बताया कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली को ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में एक नई पहचान देगा और यमुना किनारे विकसित होने वाली हरित पट्टी इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी जो है वो अंतिम चरण पर है। फेज 1 का निर्माण नए वर्ष से शुरू किए जाने की संभावना है, जिसे 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रिया, सरकार का उद्देश्य है कि तीनों चरणों का निर्माण अधिकतम 3 वर्ष में पूरा कर दिया जाए और ताकि जनता को जल्द इसका लाभ मिल सके। निर्माण के दौरान गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि साइकिल ट्रैक दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और स्वास्थ्य केंद्रित शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित करेगा। तो चलिए ऐसे के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने इसकी जानकारी दी तो आगे बढ़ते हैं। WPL 2025 के मेगा ऑक्शन ने इस बार कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बिल्कुल सोनाली, WPL 2026 के मेगा ऑक्शन ने इस बार कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं और कई खिलाड़ियों की किस्मत चमका दी है। जी हाँ, कुल 22.65 करोड़ रुपए की बोली के साथ भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों ने टीमों का जो है अब अपनी ओर ध्यान खींच लिया है। सबसे बड़ी बात रही भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर लगी 3.20 करोड़ रुपए की बोली। बिल्कुल सही कहा आपने। यूपी वॉरियर्स ने उन्हें ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वापस अपनी टीम में शामिल किया।
वे अब लीग की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की युवा स्टार श्री चरनी भी टीमों की पहली पसंद रही हैं और वे 1 करोड़ 30 लाख रुपए में बिकी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग को यूपी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा है। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपए दिए हैं और साथ ही आपको बता दें कि सोफी देवाइन को गुजरात ने 2 करोड़ में अपने साथ जुड़ा है। और इस ऑक्शन की खास बात ये रही है कि वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम की 16 में से 15 खिलाड़ी अगला WPL सीजन खेलते दिखेंगी। और साथ ही आपको बता दें कि केवल उमा छेत्री को किसी टीम ने नहीं खरीदा है और स्मृति मंधाना का 3.40 करोड़ रुपए का पुराना रिकॉर्ड अभी भी कायम है और इस बार वे 3.50 करोड़ में रिटेन हुई है। लेकिन नीलामी में उनसे महंगी कोई खिलाड़ी नहीं देखी गई। तो स्मृति मंधाना का तो जलवा बरकरार है और जितना पहले मिला उनको इस बार भी सेम ही मिला है और फिलहाल अब आगे देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, WPL 2026 का मेगा ऑक्शन ये अब खत्म हो गया है और एक ये अच्छी खबर सामने आई है। जिस तरीके से नीलामी देखने को मिली सोनाली और देखने को मिला है, अब लगातार हमने आपको सभी आंकड़े बताए कि कितने की नीलामी देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या रही वो भी हमने आपको बताया। अब इसी के साथ देखिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है तो रुकिए। और पहले आज की कीमतें जरा देख लीजिए। आज दिल्ली में पेट्रोल 94.77 पर लीटर, डीजल है 87.67 पर लीटर और साथ ही CNG है 77.09 प्रति किलोग्राम है। वहीं बात नोएडा में पेट्रोल की कीमत की जाए तो 94.85 पर लीटर है और वहीं डीजल की बात की जाए तो 87.98 पर लीटर और साथ ही CNG की कीमत है 85.70 प्रति किलोग्राम। वहीं अगर गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत है 95.51 प्रति लीटर। डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत है लगभग 87.97 लीटर और CNG की अगर बात करें तो उसकी कीमत है 82.12 प्रति किलोग्राम। तो ये दाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम। आप इन ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि फिलहाल दिल्ली और नोएडा और गुरुग्राम में पेट्रोल, डीजल, CNG कितना बना हुआ है। अगर देखिए सोनाली कंपेयर किया जाए तो देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में थोड़े CNG के दाम कम देखने को मिल रहे हैं, हालांकि गुरुग्राम में जो है ये दाम काफी ज्यादा है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात सोने और चांदी को लेकर भी कर लेते हैं क्योंकि सोना और चांदी के दाम रोजाना गिरते बढ़ते लोगों को परेशान और हैरान कर रहे हैं। आज 24 कैरेट सोने के दाम 1,26,057 रुपए प्रति 10 ग्राम बना हुआ है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत है 1,62,667 रुपए प्रति किलो, यानी कि चांदी ऑल टाइम हाई पर लगातार बना हुआ है। तो ये गोल्ड और चांदी के दाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार ये दाम फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं, कभी ये दाम गिर रहे हैं तो कभी बढ़ रहे हैं और लोगों को लगातार हैरान कर रहे हैं। अभी सभी की जो है उम्मीदें सोने और चांदी पर टिकी हुई है कि भाई अगर इनके दाम गिर जाएं तो खरीदारी कर ले, पर सोनाली देखने को मिल रहा है दाम हालांकि ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, जितने गिरते हैं उतने ही बढ़ते हुए भी नजर आते हैं क्योंकि हम रोजाना आपको ये दाम बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज सोना चांदी कितना बना हुआ है। क्योंकि मैं एक चीज नोट कर रही हूँ, क्योंकि हम डेली देख रहे हैं कि दाम थोड़े बहुत ही गिरते हैं, 1000-2000 के करीब गिरते हैं, उसके बाद इनमें बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं कि सोना और चांदी कितना बना हुआ है, क्या इन दामों में गिरावट देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी, या फिर हम सभी जो है उम्मीद करते हुए नजर आएंगे कि भाई ये दाम गिर जाए और जब हम खरीदारी करें। तो देखिए हम आपको लगातार ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि क्या कीमत है। गोल्ड की बात करें तो देखिए 1,26,057 रुपए पर प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है। वहीं चांदी की बात करें तो 1,62,667 रुपए किलो पर बना हुआ है, यानी कि अब शादियों का सीजन है और अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आप एक बारी प्राइस पर ज़रूर नज़र डाल लें। और स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि गोल्ड और चांदी कितना प्राइस है, ये हम स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अब शादी का सीज़न है और शादी के सीज़न में आप सोना चांदी तो ज़रूर खरीदेंगे और हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहाँ कितना यहाँ पर गोल्ड और चांदी की क्या कीमत है।
अब आगे बढ़ते हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े एक अहम खबर सामने आई है। जुलाई से सितंबर यानी कि दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े आज जारी होंगे और इससे पहले एक सकारात्मक संकेत भी मिला है। यूनियन बैंक की नई रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% तक पहुंच सकती है। यह पिछले साल की समान तिमाही से काफी बेहतर है। रिपोर्ट का कहना है कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद मांग में सुधार दिखा है और आगे भी हालात बेहतर रहने की उम्मीद है। अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं कि भारत की विकास दर 7% से 8% के बीच रह सकती है, जो आरबीआई के 7% के अनुमान से भी ज्यादा है। पहले तिमाही में जीडीपी 7.8% रही थी, जो 5 तिमाहियों में सबसे ऊंचा स्तर था। हालांकि सकारात्मक माहौल के बीच एक चिंता भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नाम मात्र जीडीपी यानी कि महंगाई के बिना वाली ग्रोथ कमजोर हो सकती है और यही असली आर्थिक रफ्तार को दिखाता है। दूसरी छमाही में अमेरिकी टैरिफ का असर भी दिख सकता है। अब नजरें आने वाले आधिकारिक आंकड़ों पर है, जो बताएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो देखिए, ये अच्छी खबर आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के इतिहास पे। आज ही के दिन 28 नवंबर 1890 को समाज सुधार की मशाल जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले का निधन हुआ था। फूले ने महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए ऐतिहासिक काम किए। सत्यशोधक समाज की स्थापना कर उन्होंने भारतीय समाज में समानता, न्याय और शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। तो हम बता रहे हैं कि आज का इतिहास क्या है। वहीं अगर हम आगे बढ़ें, 28 नवंबर 1956 की बात करें तो 28 नवंबर 1956 को चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने भारत का अहम दौरा किया था। ये यात्रा उस दौर में भारत और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती का बड़ा प्रतीक मानी गई। पंडित नेहरू और चाओ एन लाई की मुलाकात ने हिंदी चीनी भाई भाई की भावना को नया बल दिया। ये दौरा आगे चलकर कूटनिरपेक्ष आंदोलन को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आज का इतिहास क्या है। तो चलिए, इसी के साथ समय की कमी है, यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।